आज फोटोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको पहले एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ, या हम कहेंगे कि हम फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस को बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल इस प्रकार के होते हैं जो खुद लाइट को एब्जॉर्ब करके और फोटोकेमिकल रिएक्शन को नहीं दर्शा पाते। तो ऐसे में हमको फोटोसेंसिटाइजर का उपयोग करना पड़ता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जो एब्जॉर्ब लाइट है उसका ट्रांसफर दूसरे मॉलिक्यूल को कर देते हैं, और जिससे वो मॉलिक्यूल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है या फोटोकेमिकल रिएक्शन दर्शाता है। जैसे हमने कहा भी था कि मान लो हमने एक डोनर मॉलिक्यूल हमने लिया, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये 1s में बदल गया, 1s से ये 1d में बदल गया, 1d से ये किस में बदल गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा 3d में बदल गया, और 3d से इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, एक्सेप्टर को, यानी ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो ये किस में बदल गया, जब इस 3d की हमने करवाई, एक तरह से a से रिएक्शन करवाई, तो ये 3a में बदल गया, और ये 3a अब प्रोडक्ट देगा, यानी d जो है वो फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है। इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ये सिंगलेट स्टेट में बदला, ये फिर ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा, ISC द्वारा, और इसने अपनी ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर द्वारा 3d ने जो एनर्जी है वो a को ट्रांसफर कर दी, उसको 3a में बदल गया, और जो 3a है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रहा है। तो d यहाँ फोटोसेंसिटाइजर हो गया। ये पहले प्रोसेस बता चुके हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को हम एक डायग्राम से भी दर्शाते हैं। हम एक लाइन इसमें पहले यहाँ आपको समझा देता हूँ कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इज एफिशिएंट व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट इज लेस अप्रोक्सीमेटली 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो होती है वो तभी ज्यादा प्रभावी होती है जबकि S1 और T1 के बीच में गैप क्या हो, कम हो। तो जैसे हमने कहा अगर लार्ज गैप होगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबल एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, या पॉसिबल नहीं हो पाएगी या एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। तो जैसे हमने कहा कि मान लो ये हमने लिया ब्यूटाडाइन का एक एग्जांपल और एक हमने लिया बेंजोफिनोन का। तो ब्यूटाडाइन में हम देख रहे हैं कि ब्यूटाडाइन में ये जो सिंगलेट जो है वो 120 किलो कैलोरी पर मोल से मॉलिक्यूल जो है वो इस अवस्था में पहुंच सकता है, इतनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करके वो इस अवस्था में पहुंचेगा, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से वो T1 पर आ जाएगा। लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैप कितना हो गया, यहां पर ये 60 का गैप हो गया, क्योंकि 60 ये ट्रिपलेट की एनर्जी गैप है, तो ये इसके बीच में अप्रोक्सीमेटली 60 किलो कैलोरी। तो इतना अधिक एनर्जी गैप होने की वजह से यहाँ पर ISC पॉसिबल नहीं है। जबकि ये हमने लिया बेंजोफिनोन में, और बेंजोफिनोन जो है ये 74 किलो कैलोरी का सिंगलेट की अवस्था को हमने दर्शाया, S1 को बताया है यहाँ पर, और ये जो अवस्था बताई ये T1 को बताया हमने। तो ये जो एनर्जी गैप है ये 69 और 74, यानी ये करीब अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये गैप जो है 5 किलो कैलोरी पर मोल का ही है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आसानी से होगा। तो इसलिए बेंजोफिनोन को हम ज्यादातर क्या करते हैं, फोटोसेंसिटाइजर के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो जैसे हमने इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग प्रोसेस को बताया भी है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से हमने ये ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस करवाया। तो अब क्योंकि ब्यूटाडाइन में अब हम ट्रिपलेट स्टेट यूं तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम ट्रिपलेट डायरेक्ट कभी आती नहीं है, तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो हमने क्या करा, बेंजोफिनोन को इस ब्यूटाडाइन के साथ ले लिया रिएक्शन के दौरान। तो अब बेंजोफिनोन ने क्या करा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो सिंगलेट में बदला, सिंगलेट से किस में आ गया, वो ट्रिपलेट में आ गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा, और फिर उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, इसको ब्यूटाडाइन को दे दी। तो अब जो रिएक्शन किसके साथ होगी, वो ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्शन होगी। तो ये हमने लिखा है बेंजोफिनोन, ये पहले बदला प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये सिंगलेट स्टेट में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट हमने बेंजोफिनोन लिखा है, इसकी हमने करवाई ब्यूटाडाइन से, तो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो इस प्रकार जो ट्रिपलेट स्टेट ब्यूटाडाइन में नहीं आ रही थी वो किसके द्वारा आ गई, वो इस बेंजोफिनोन के द्वारा आ गई। यानी बेंजोफिनोन किसका काम कर रहा है, फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है। ट्रिपलेट स्टेट में जो ब्यूटाडाइन है वो 3 तरह के प्रोडक्ट देता है, ये रहा 3 तरह के प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले बताया थे सिंगलेट स्टेट में भी उसके अलग 2 तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं ब्यूटाडाइन के, उसके अभी हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे। अब ये तो हुआ इंटरमोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर। अभी किसी तरह से हम इंट्रामोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस का भी एक एग्जांपल लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर में हमने ये लिया, जैसे हमने कहा कि ये मान लो एल्कीन पार्ट है, ये एल्कीन पार्ट है, और इधर इसके साथ में क्या है, यहाँ पर कार्बोनिल पार्ट है।
तो हम कहते हैं कि हमने जब इसको एनर्जी दी है इस प्रकार की कि केवल n पाई स्टार ट्रांजिशन हो सके, यानी हमने इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करवाई कि उसमें केवल n पाई स्टार ट्रांजिशन हो सके। तो n पाई स्टार ट्रांजिशन तो केवल किस ग्रुप का हो सकेगा, यानी इस कार्बोनिल ग्रुप का, क्योंकि इसमें तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, केवल पाई बॉन्ड ही है। यहाँ n भी है, ये n इलेक्ट्रॉन भी हो गए यहाँ पर, और साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो n पाई स्टार ट्रांजिशन इस कार्बोनिल पार्ट का होगा, यानी इस पार्ट का। तो ये इसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी और अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर दी, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दी इस एल्कीन पार्ट को। तो जिससे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एल्कीन पार्ट जो सिस पार्ट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ट्रांस भाग में कन्वर्ट हो गया। तो यानी एब्जॉर्ब तो इसने करी और रिएक्शन किसके साथ पाई गई, वो रिएक्शन पाई गई इस जो एल्कीन पार्ट है उसके साथ। तो ये ट्रांस पोजीशन से अभी किस में कन्वर्ट हो गया, सिस पोजीशन में। तो ये है इंट्रामोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ पर, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। तो ये जो एफिशिएंसी है फोटोकेमिकल रिएक्शन की, उसको हम क्वांटम यील्ड से दर्शाते हैं या क्वांटम एफिशिएंसी टर्म से भी ये करते हैं, जिसको फाई से हम दिखा रहे हैं। ये जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट, जितने क्वांटा एब्जॉर्ब करता है उसके सापेक्ष कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, ये क्वांटम यील्ड उसी के अनुपात को बताती है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। यानी कितने वो क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी आपने सैंपल लिया है वो कितने क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें से कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वांटम यील्ड। इसको हम यूं भी दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल रिएक्ट। चूंकि मैंने आपको बताया था एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक क्वांटा का एब्जॉर्प्शन करता है, तो अगर मोल लेते हैं तो हमको क्या टर्म यूज करना पड़ेगा, आइंस्टीन। तो नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, नंबर ऑफ मोल रिएक्ट इन ए गिवन टाइम। तो ये यानी कि मोल रिएक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल की जगह जब हम मोल ले रहे तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटा की जगह हमें नंबर ऑफ आइंस्टीन लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल रिएक्ट का मतलब हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और नीचे आ गया नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब। अब चूंकि प्राइमरी प्रोसेस का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल ने एक तरह से ए, जैसे मान लो मॉलिक्यूल है, इसने क्वांटा को एब्जॉर्ब करा और वो एक्साइटेड हो गया, तो एक मॉलिक्यूल तो एक ही क्वांटा का एब्जॉर्प्शन करता है। तो फॉर ए प्राइमरी प्रोसेस क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1। प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो क्वांटम यील्ड हमेशा 1 ही होगी, बट सेकेंडरी प्रोसेस के लिए वो एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है। सेकेंडरी मतलब अब वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन किस प्रकार से करता है। तो जैसे हमने कहा कि अब सबसे पहली बात करते हैं क्वांटम यील्ड एक से ज्यादा कैसे हो सकती है। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो या जो हम यूं कहेंगे एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं, चैन रिएक्शन को इनिशिएट कर दे। तो यानी कि हमने उसने क्वांटा तो एक एब्जॉर्ब करा, लेकिन क्या हो गई, चैन रिएक्शन पाई गई। जैसे मान लो हम तो Br2 का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा, ये Br डॉट हो गया। अब ये Br डॉट क्या हो गया, ये H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये एब्जॉर्ब तो केवल ब्रोमीन ने करा था एक क्वांटा का, अब ये H2 के साथ कर रहा है तो HBr, और यहाँ पर क्या बन गया H, और ये H जो है वो Br2 से वापस रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे पास आ गया HBr और फिर ये आ गया हमारे पास Br डॉट। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये Br डॉट है, ये वापस से इस प्रोसेस को चलाता रहेगा। तो यानी ये जो Br रेडिकल है, जो एक्टिव रेडिकल है, ये चैन रिएक्शन को प्रोपोगेट करेगा। तो एब्जॉर्ब तो केवल Br2 ने करा और रिएक्शन चैन रिएक्शन के रूप में हमें मिल रही है। अब ये यहां पर जो हम कर रहे हैं आगे की तरफ, तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, एक तो हमने कह दिया कि अगर चैन रिएक्शन दे दे, यानी वो एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है चैन रिएक्शन दे दे, तो हमारे पास क्वांटम यील्ड एक से ज्यादा हो जाएगी। और अगर दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो फॉर्म प्रोडक्ट इनिशिएट अनदर रिएक्शन, ये भी संभव है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है वो किसी दूसरी रिएक्शन को भी इनिशिएट कर दे, यानी कि आगे से आगे रिएक्शन हो जाए। तो अब इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, क्वांटम यील्ड एक से ज्यादा होगी। अब यानी कि एक प्रोडक्ट बन गया और वो क्या करता है कि फिर दूसरी एक रिएक्शन को शुरू कर दे, तो इस स्थिति में क्वांटम यील्ड एक से ज्यादा होगी। अब हम दूसरा लेते हैं, अगर क्वांटम यील्ड का मान एक से कम किस स्थिति में होगा। अब क्वांटम यील्ड का एक तो ये हो गया कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेट हो जाए बिफोर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनने से पहले ही वो एक्टिव मॉलिक्यूल वापस से किस में आ जाए, वापस से डीएक्टिवेट हो जाए।
अब वैसे तो हमने बता ही दिया डीएक्टिवेशन का क्या तरीका हो सकता है, या वो थर्मल डीएक्टिवेशन हो जाए, यानी जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो किसके रूप में दे दे, वो हीट के रूप में प्रदान कर दे। एब्जॉर्ब एनर्जी वो किसके रूप में दे दे, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस के रूप में प्रदान कर दे, यानी उसे हम कहेंगे रेडिएटिव डीके हो जाए या नॉन रेडिएटिव डीके हो जाए। और दूसरा, इस स्थिति में भी क्वांटम यील्ड 1 से कम होगी, क्योंकि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल वो तो आगे रिएक्ट ही नहीं हुआ, वो तो वापस से क्या हो गया कि जो स्टार्टिंग में ही वापस से ही डीएक्टिवेट हो गया। अब एक्टिव मॉलिक्यूल लूज देयर एनर्जी बाय कोलिजन विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल एंड सम टाइम एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज नॉट सफिशिएंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अब इसमें हमने कहा एक्टिव मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी क्या कर दे, किसी नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल से कोलाइड हो जाए और अपनी एनर्जी उसको दे दे, तो वो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो तो आगे रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो इस स्थिति में भी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कई बार उसकी जो एनर्जी जो होती है वो इतनी जो सम टाइम द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज नॉट सफिशिएंट, इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो इन दो स्थितियों में क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम और 1 से अधिक हो सकता है। तो मेन हमको यही ध्यान रखना है, क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा कब हो सकती है। प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो क्वांटम यील्ड हमेशा एक ही होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक ही क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा। और सेकेंडरी प्रोसेस के लिए क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा कब हो सकती है, जबकि वो चैन रिएक्शन दे दे, यानी कि एक मॉलिक्यूल से ही कई सारे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए, कई सारे आपस में मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाए, तो वो चैन रिएक्शन का प्रोसेस हो गया। तो उस स्थिति में तो क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा ही होगी। और क्वांटम यील्ड 1 से कम कब होगी, जबकि वो डीएक्टिवेट हो जाए, वापस से आ जाए ग्राउंड स्टेट पर। वो कैसे हो सकता है, वो फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस थर्मल डीएक्टिवेशन के द्वारा वापस से अपने जो ग्राउंड स्टेट है S0 स्टेट है उसमें वह आ सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे।